जय हिंद। स्वागत है आपका हमारे इसी पाठशाला सेंटर यूट्यूब चैनल में। आज का हमारा टॉपिक है श्रम निरीक्षक परीक्षा के संबंध में बाल श्रम परिच्छेद और विनियमन अधिनियम 1966। इससे पहले वीडियो में हमने धारा 5 तक कंप्लीट कर लिया था। आज हम धारा 6 7 से आगे वाला कंप्लीट करेंगे। यदि आप ईडीओ की तैयारी कर रहे हैं तो इस चैनल में सारे वीडियो जो ईडीओ से संबंधित है, चाहे पंचायत ग्रामीण विकास हो ना, आजीविका होगी, ग्रामीण विकास होगा, हिंदी है ना, ये सारी चीज़ें आपको कम्प्लीटली इसमें फ्री में पढ़ा दिया जाएगा। ठीक है, यदि आप इच्छुक हैं तो ज़रूर इस चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। चलिए चलते हैं आज के मेन कंटेंट पर, जो हमारा आज का टॉपिक है। तो पिछले वीडियो में हमने कहाँ तक कर लिया था? तो पिछले वीडियो में हमने किया था, ये हमने धारा 5 तक कंप्लीट कर लिया था, बाल श्रम तकनीकी सलाहकार समिति के। तो हम आज आगे करने वाले हैं भाग 3, बालकों के काम की परिस्थितियों का विनियमन। देखिए, पहले हमने आपको ये बताया है कि 0 से लेके 14 वर्ष तक के बच्चों को, है ना, काम करने के लिए मनाही की गई है। लेकिन परिस्थितियां ऐसे आ जाती हैं कि बच्चों को काम करना पड़ जाता है। हो सकता है उनके घर में कुछ परिस्थितियां दिक्कत होंगी, है ना, और उनके घर में कोई कमाने वाला नहीं होगा, या जो भी स्थिति होगा, है ना, या हो सकता है वो बच्चे अपने घर में ही, यदि उनके उनके माता पिता या तो उनके परिवार में कोई छोटा मोटा होगा व्यवसाय, तो उसमें हाथ बटा सकता है। तो उन सब की परिस्थितियों का रेगुलेट करना, विनियम का मतलब होता है उन पर कंट्रोल रखना, रेगुलेटिंग करना। ये हम भाग 3 में पढ़ेंगे। ठीक है, तो भाग 6 का, सॉरी, धारा 6 क्या कहता है? तो धारा 6 कहता है कि भाग का लागू होना, भाग मतलब भाग 3 का लागू होना, ये भाग, ये धारा 6 कहता है। उसमें कोई जानने लायक नहीं है। मेन काम है हमारा धारा 7। धारा 7 क्या कहता है? काम के घंटे और कालावधि, है ना। यदि किसी बच्चे को काम कराया जा रहा है ना, तो उसका समय कितना होगा, कालावधि क्या होगा। तो प्रत्येक दिन, है ना, प्रत्येक दिन में 3 घंटे बाद कम से कम 1 घंटे का विश्राम देना होगा। यदि किसी बालक को नियोक्ता द्वारा काम किया जा रहा है या उसको काम में नियोजित किया गया है, देखिए कुछ क्लिष्ट वर्ड हैं। नियोजित का अर्थ होता है कि उसको काम पे रखा गया है काम करने के लिए। ठीक है, यदि उसको रखा गया है तो प्रत्येक 3 घंटे बाद, या दिन में 3 घंटे लगातार काम करने के बाद उस बच्चे को 1 घंटे का विश्राम दिया जाएगा। ठीक है, ये कहा गया है। ठीक है, और टोटल उस दिन या फिर उस कार्य दिवस में, एक दिन में 6 घंटे का कार्य कराया जाएगा, जिसमें 1 घंटे का जो विश्राम है वो शामिल रहेगा। कहने का मतलब है, ये एक बच्चा है, बालक है, ये काम करने कहीं गया, सबसे पहले इन्होंने 3 घंटे काम कार्य किया। ठीक है, अब उसको 1 घंटे का विश्राम दिया जाएगा। ठीक है, टोटल 6 घंटे काम कराना है, जिसमें से 1 घंटा जो है विश्राम उसको भी मिला लिया गया है, तो शेष 2 घंटा और काम करेगा। टोटल मतलब बालक 5 घंटे काम करेगा और 1 घंटा विश्राम करेगा। इन सभी को इनका कार्यावधि मान लिया गया है 6 आवर ना, 6 घंटे का इनकी कार्यावधि मान ली गई है। एग्जाम में ऐसा कभी क्वेश्चन आता है तो आपको पूर्ण भाषा में बना के दे देगा वो। ठीक है, तो इसके लिए आप तैयार रहिए। क्वेश्चन में दे देगा कि लगातार 6 घंटे काम करने के बाद एक 1 घंटे का छुट्टी दिया जाएगा, या टोटल 6 घंटे, या टोटल 7 घंटे कराया जाएगा, जिसमें 6 घंटे काम होगा, 1 घंटा विश्राम होगा। तो इस प्रकार आपको पुट के लिए तैयार रहिए। तो टोटल 6 घंटे होगा, उसमें उनका विश्राम भी शामिल है। ठीक है, अब चलते हैं धारा, सॉरी धारा बोलते हैं, नेक्स्ट है। ये तो हमने बता दिया कि एक बच्चा जो है 6 घंटे काम करेगा, लेकिन उसका एक टाइमिंग फिक्स है ना। नियोक्ता या फिर ठेकेदार किसी बच्चे को शाम 7 बजे के बाद और सुबह 8 बजे के पहले, या फिर 8 बजे तक, है ना, शाम 7 से सुबह 8 तक, ठीक है, शाम पीएम से 8 AM के बीच काम करने की अपेक्षा नहीं करेगा। मतलब ठेकेदार उसको काम पर नहीं बुलाया जाएगा। ठीक है, बुलाता है तो वो दंड का भागी होगा। दूसरा लिखा है अनुज्ञा नहीं दी जाएगी। इसका मतलब ये है, यदि वो बच्चा चाहता है कि मैं ओवर टाइम करूं, शाम 7:30 बजे या फिर सुबह सुबह 5-6 बजे आके काम करूं, तो उनको ठेकेदार द्वारा अनुमति भी नहीं दिया जाएगा। ठीक है, समझ में आया? अनुमति भी उनको नहीं मिलेगी। ना वो ठेकेदार अपेक्षा करेगा, है ना, अपेक्षा तो करेगा नहीं, है ना। और यदि वो बच्चा तैयार भी हो जाता है कि मैं करने के लिए तैयार हूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, तब की स्थिति में भी ठेकेदार द्वारा उनको अनुमति नहीं दी जाएगी। चाहे ठेकेदार हो या फिर कोई नियोक्ता हो, उसको अनुमति नहीं दी जाएगी।
ठीक है। बच्चे से ओवर्स टाइम भी नहीं कराया जाएगा, ठीक है, ये हो गया। दूसरा तीसरा है कि एक दिन में दो स्थापन में काम नहीं कराया जाएगा। मान लेते हैं एक ठेकेदार के पास दो साइट है, S1 और S2, है ना, तो कोई बच्चा एक टाइम पर, है ना, निर्धारित समय में, मतलब शाम 7 से सुबह 8 बजे के बाद वाला टाइम में कहीं एक जगह काम करेगा ना, तो ये दोनों जगह वो नियोक्ता उनको काम पर नहीं कह सकता, ये रूल पे कहता है, ठीक है। अब हम चलते हैं धारा 8 के पास। धारा 8 कहता है कि साप्ताहिक अवकाश दिन किसी स्थापन में, मतलब कहीं जो बच्चा काम कर रहा है, नियोजित बालक मतलब कार्य किया हुआ बालक, मतलब जो बालक वहां पे काम करने के लिए नियुक्त हुआ है, काम कर रहा है, उसको 7 दिन में एक दिन की पूर्ण अवकाश होगा। पूर्ण अवकाश देखिए, वर्डों पर ध्यान दीजिएगा, इसमें संपूर्ण अवकाश दिया गया है। मतलब यदि वो 1 से लेके 7 दिन तक काम करता है, या फिर 7 दिवस में, है ना, उसको एक दिन का अवकाश दिया जाएगा, वो भी पूर्ण, ये कहा गया है। अगला चलते हैं निरीक्षक को सूचना देना, है ना। धारा 9 क्या कहता है, निरीक्षक को सूचना देना। तो अधिष्ठाता, अधिष्ठाता मतलब होता है आपका नियोजक, नियोजक, ठीक है, नियोजक या ठेकेदार, या ठेकेदार। तो जो अधिष्ठाता है, नियोजक है, ठेकेदार है, 30 दिन के भीतर निरीक्षक को बालक की लिखित सूचना भेजेगा। अब कौन से 30 दिन, मान लेते हैं ये ठेकेदार है ए, ये बालक है बी, ठेकेदार ने इनको काम पर रख लिया अपने यहाँ, ठीक है। तो जिस दिन से इस बच्चे को काम पे रखेगा, जिस दिन से इस बच्चे को काम पे रखेगा, उस दिन से 30 दिन के भीतर, उसी दिन से, उसी तारीख से 3 दिन के भीतर वो निरीक्षक को सूचना देगा। क्या सूचना देगा, वो भी लिखित में, याद रखिएगा, लिखित में सूचना देगा। स्थापन का नाम और अवस्थी, स्थापन का मतलब बार बार बता रहा हूँ, स्थापन मतलब फर्म जहाँ लोग काम करते हैं, कंपनी हो गया, फर्म हो गया, दुकान हो गया, जो भी होगा ये स्थापन कहलाएगा, ठीक है। तो उस दुकान या औद्योगिक संस्थान का पूरा नाम, और वो संस्थान कहाँ अवस्थित है, उसका जियोग्राफिकल एड्रेस, किस जिले में, किस शहर में, किस गांव में, कहाँ पे है, उसका एड्रेस बताएगा। तो किसको, निरीक्षक को। कौन से निरीक्षक, श्रम निरीक्षक जो आप बनने वाले हैं। हाँ, स्थापन के प्रबंधन का नाम, देखिए पहली बात तो देखिए, ठेकेदार अलग होता है ना, नियोक्ता अलग होता है, और उस प्रबंधन को, है ना, उस फैक्ट्री को चलाने के लिए या उस दुकान का देख रेख करने के लिए एक प्रबंधक होता है, एक मैनेजर होता है, उसका भी नाम लिखित में देना पड़ेगा निरीक्षक को, कि ये अमुक अमुक आदमी जो है ये काम कर, ये एज अ प्रबंधक के रूप में काम कर रहे हैं, ठीक है। वह पता जिस पर स्थापन से संबंधित सूचनाएं भेज सके, मतलब जहां वो कंपनी है उसकी पूरी एड्रेस, पिन कोड सहित, ताकि कोई पत्राचार करे निरीक्षक द्वारा तो वो प्राप्त हो सके, ये कहा गया है, ठीक है। उपजीविका की प्रकृति या स्थापन में की जाने वाली प्रक्रिया, बच्चा जिस फॉर्म में काम कर रहा है, जिस फैक्ट्री पे काम कर रहा है, इसमें क्या काम हो रहा है, ठीक है, या फिर क्या प्रोडक्शन हो रहा है, क्या काम हो रहा है या फिर क्या प्रोडक्शन हो रहा है। काम हो रहा है तो वो क्या काम कर रहा है बच्चा, क्या बाल काट रहा है, कि चटाई बना रहा है, कि सुई धागा बना रहा है, कि कुछ बुन रहा है, सफाई कर रहा है, क्या कर रहा है, इन सब की जानकारी होना पड़ेगा। यदि वो कोई प्रोडक्शन कंपनी है, कुछ चीजें बनाती है, तो वो क्या उत्पन्न हो रहा है, देखिए इसलिए पूछा जा रहा है क्योंकि हमने पिछले धारा में देखा था, यदि आप पहले वीडियो नहीं देखे हैं तो देख लीजिएगा, उसमें एक अनुसूची है जिसमें पूरा नाम बताया गया है, काम का नाम और प्रकृति का नाम, या फिर प्रोडक्शन कंपनी का नाम, या प्रोडक्शन करने का टाइप, उनमें से तो नहीं है क्योंकि वो प्रतिबंधित है। यदि उस अनुसूची 1 के अनुसार यदि कोई पाया जाता है, देखिए यहाँ इसलिए पूछा गया है उसकी प्रकृति और नाम, यदि अनुसूची 1 में इनके द्वारा दिया गया कार्य या फिर फैक्ट्री मैच हो जाता है, तब वो इलीगल हो जाएगा, इसलिए यहाँ नाम पूछा गया है इसका, संस्थान का, वो संस्थान में क्या काम हो रहा है, और या फिर क्या उत्पादन करता है वो संस्थान, इसलिए पूछा जा रहा है, ठीक है। अब किसी ऐसे स्थापन को जिसमें अधिष्ठाता द्वारा कोई प्रक्रिया या कुटुंब की सहायता से चलाई जाती है, या सरकार द्वारा स्थापित या सहायता मान्यता प्राप्त है, उसके लिए लागू नहीं होगा। क्या कहा गया, ऊपर हमने जो इतना नियम पढ़ा है ये प्राइवेट संस्था के लिए है, ठीक है। यदि सरकार की मान्यता प्राप्त द्वारा कुछ चलाया जा रहा है, जैसे ITI चलाया जाता है ना, सरकार के द्वारा कुछ योजना बनाकर सिखाने के लिए कुछ
कैंप लगा के बना सिखाया जाता है बच्चों को, तो ऐसा कोई होगा उसमें ये नियम आवश्यक नहीं है ना, उसके लिए ये छूट प्राप्त है इनको, क्योंकि सरकार उनको अपने देख रेख में सब करती है, इसलिए इसको छूट प्राप्त है। दूसरी बात, यदि कोई ठेकेदार है ना या फिर कोई घर मालिक अपने ही बच्चे को छोटे मोटे काम पे लगा लेता है अपने ही घर में, तब भी ये देने की आवश्यकता नहीं है। जैसे गांव में देखा जाता है बहुत बहुत सारे काम जो है अब घर में ही कराए ले जाते हैं, जैसे सब्जी का दुकान हो गया है ना, वहाँ छोटे बच्चे थोड़ा जाके देख रेख कर लेते हैं, थोड़ा काम कर लेते हैं, तो ऐसी जगहों में कोई मनाही नहीं है ना। ऐसी जगह में काम करने के लिए उस परिवार वालों को, निरीक्षक को सूचना देने की आवश्यकता नहीं है। ये केवल बाहरी काम में जो पेड रहते हैं है ना, बाहरी काम है जिनको शासन के द्वारा, ऐसा बोलता हूँ, नियोक्ता के द्वारा पेड करके बच्चों को काम में रखा जाता है, उनके लिए नियम लागू होगा। स्थापन का नाम देगा, स्थापन का प्रबंधक का नाम देगा, आजीविका क्या, सॉरी वहाँ पे क्या काम होता है, क्या उत्पादन होता है, ये सारी सूचनाएं देनी पड़ेगी। ठीक है, आगे चलते हैं। धारा नंबर 10 क्या कहता है, आयु के बारे में भी बात। कभी हो जाता है कि कोई निरीक्षण कोई जो है निरीक्षक किसी कंपनी में गया निरीक्षण करने के लिए, उन्हें छोटे बच्चे दिखे, हो सकता है उनको लगा कि इनकी आयु कम है। तब क्या होगा, जब ऐसी स्थिति आती है तो आयु के बारे में निरीक्षक और अधिष्ठाता मतलब ठेकेदार नियोक्ता के बीच यदि कोई प्रश्न उत्पन्न हो जाता है कि ये बच्चा छोटा है, 14 वर्ष हुआ है कि नहीं हुआ है, ऐसा कोई उत्पन्न हो गया, तब ये कैसे ठीक होगा। तो वह प्रश्न या तो उसका प्रमाण पत्र देख लिया जाएगा, इन केस यदि उसका प्रमाण पत्र नहीं है ना, इन केस यदि उनका प्रमाण पत्र नहीं है, तो विहित चिकित्सा प्राधिकारी द्वारा ऐसे बालक की आयु के बारे में दिए गए प्रमाण पत्र के अभाव में निरीक्षक द्वारा विहित चिकित्सा प्राधिकारी नियुक्त किया जाता है। देखिए इतना पढ़ने पर आपको समझ नहीं आने वाला है, सीधी सी बात यह है, यदि ठेकेदार और निरीक्षक के बीच कुछ ठन जाता है कि ये बालक 14 वर्ष से छोटा है बड़ा है, तो ऐसे में एक विहित प्राधिकारी है, कौन, चिकित्सा प्राधिकारी। इन्होंने कहा कि 14 वर्ष है तो है, नहीं है तो नहीं है, मतलब इनका जो रूल होगा, इनका जो कथन होगा वो सर्वमान्य, ठीक है, ये होगा। मतलब चिकित्सा प्राधिकारी तय करेगा, यदि उनका आयु प्रमाण पत्र नहीं है तो चिकित्सा अधिकारी उनकी जांच परख करके बताएगा कि बच्चा 14 साल का है या नहीं, बस इतना है। आगे बताएं देखते हैं। रजिस्टर रखा जाना किनके द्वारा, अधिष्ठाता द्वारा। अधिष्ठाता कौन है, ठेकेदार है, नियोजक है, काम पर रखने वाला है, मालिक है, उनके द्वारा कुछ रजिस्टर रखा जाएगा। पहला कौन सा रजिस्टर हो जाएगा, प्रत्येक बालक का नाम होगा उस रजिस्टर में है ना, और उसकी जन्म तिथि होगी। जन्म तिथि क्यों पूछा गया है, क्योंकि हमको पता है 0 से लेके 14 वर्ष तक तो हम बच्चा ही मानते हैं, यदि इसके अंतर्गत आए तो फिर उस अधिष्ठाता को जेल में पेल दीजिए। ठीक है, अगला है ऐसे बालक के काम के घंटे और कालावधियां तथा विश्राम के अंतराल में जिसका वो हकदार है। इसका मतलब कोई एक बालक एक दिन में कितना घंटे काम किया, कितना विश्राम किया, टोटल दिन में कितना काम किया, ये सब एक पंजी में संधारित होना चाहिए, एक पंजी में लिखा हुआ होना चाहिए। ठीक है, तीसरा है किसी ऐसे बालक के काम की प्रकृति है ना, किसी ऐसे बालक के काम की प्रकृति मतलब प्रकृति की मतलब काम, यदि कोई बालक वहाँ काम कर रहा है ना, ये बालक यहाँ काम कर रहा है, तो ये क्या काम कर रहा है ना, ये ईंट ढो रहा है, बीड़ी बना रहा है, सब्जी बेच रहा है, क्या कर रहा है, इसकी जानकारी रखना होगा। ठीक है, मतलब उस कारखाने में, उस दुकान में वो बच्चा क्या करता है, ये भी लिखना होगा। ऐसी अन्य गतिविधियां जो उचित समझी जाए या विहित किया जाए, जो बाद में बता दिया जाए कि ये भी मेंटेन कर लो, उसको भी मेंटेन करना होगा। ये क्या, ये कौन सा कहता है, धारा नंबर हमारा 11। आगे चलते हैं तो धारा नंबर 12 के पास चलते हैं। तो धारा नंबर 12 क्या कहता है, यदि धारा नंबर 3 और 14, अभी आने वाले 14 हम पढ़ेंगे, पढ़े नहीं पढ़ेंगे, ठीक है। तो धारा नंबर 3 हमने वो अनुसूची देखा था, क्या करना है क्या नहीं करने वाला, ठीक है, जिसमें मना किया गया था, पूरे बहुत सारे लिस्ट है जिसमें बच्चों को काम करने के लिए मना किया गया था। उसमें अंतर्निष्ठ सूचना को प्रसम प्रदर्शित करना, इसका मतलब ये है, आप कभी भी किसी दुकान या फिर कंपनी जो बड़े बड़े वहां गए होंगे, तो वहां लिखा रहता है फलाना फलाना अधिनियम 1900 ऐसा है ना, और उसके बाद पूरा उसका नियम कानून लिखा जाता है। तो ऐसा बोर्ड में लिखा होना चाहिए, यदि कोई बड़ा सा फैक्ट्री है तो वहाँ लिखा होना चाहिए कि धारा 3 के अंतर्गत बालकों को इस काम में लिया जाना मनाही है। ठीक है, बालकों को इस काम में, जैसे हमने वहाँ पढ़ा था ना, बीड़ी उद्योग, सीमेंट उद्योग, रेल में काम करना मनाही है, रेल पटरी के आसपास काम करना मनाही है, खाना बेचना मनाही है, इन सब में मनाही था ना। तो इन सब बात को प्रत्येक कंपनी वाला अपने कंपनी के बोर्ड में चिपकाएगा, ताकि इस आम जनता को पता चल जाए कि ये भी नियम कानून है।
ठीक है। और धारा नंबर 14 भी इसमें लिख दिया गया है, तो 14 भी तो हम ऐसे हम आगे जाके पढ़ेंगे, फिर भी एक आपको ओवरव्यू दे देता हूँ कि धारा 14 में क्या चीज है। तो धारा 14 में लिखा गया है सस्तियां। सस्तियां का मतलब होता है दंड, है ना। पहले तो ये लिखे जाएगा धारा 3, धारा 3 के अंदर क्या क्या किया जाना, बच्चों को कहाँ कहाँ काम नहीं कराना है, ये लिखा जाएगा। ठीक है। धारा 14 में लिखा जाएगा यदि करा लिए तो उनको क्या क्या दंड हो, ये। तो इतना जो है सभी कंपनी के बोर्ड में, कंपनी के अंदर जहाँ काम हो रहा है, दुकान हो, फर्म हो, जो भी हो, वहां पे एक प्रदर्शित होना चाहिए, एक डिस्प्ले बोर्ड होना चाहिए। ये धारा 12 का कहना है। ठीक है। बाकी आगे पढ़ेंगे क्या चीज। अब देखिए धारा 13 क्या कहता है, स्वास्थ्य और सुरक्षा। ठीक है। समुचित सरकार, देखिए शब्द आ गया, समुचित सरकार का मतलब क्या है, राज्य सरकार और केंद्र सरकार, या फिर केंद्र सरकार के अधीन कोई बड़ा 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 सा कार्यालय, वो समुचित सरकार कहलाता है। राज्य पत्र में अधिसूचना के द्वारा नियोजित बालकों के स्वास्थ्य के लिए कुछ नियम बनाएगी। कौन नियम बनाएगा, समुचित सरकार। समुचित सरकार में आपका राज्य सरकार भी आता है और केंद्र सरकार भी आता है। ठीक है। तो जो बालक काम कर रहे हैं उनके लिए कुछ नियम बनाना है स्वास्थ्य संबंधी। ठीक है। तो क्या क्या नियम होगा कि कार्यस्थल पर सफाई की होना चाहिए, उनकी न्यूसेंस की मुक्ति होनी चाहिए, अपशिष्ट और बहिस्त्राव अपव्यय, ठीक है, अपव्यय होना चाहिए, सवंता और तापमान, धूल धूल धूम कि कृत्रिम नमीकरण, प्रकाश वहाँ होना चाहिए, प्रकाश होना चाहिए, पीने का पानी होना चाहिए, जहाँ बच्चे काम कर रहे हैं वहाँ शौचालय मूत्रालय होना आवश्यक है, थूकदान होना आवश्यक है जहाँ बच्चे काम कर रहे हैं, मशीनरी के बाड़ लगा, जैसे बड़े बड़े बाड़ लगाने का मतलब समझते हैं, जैसे ये बड़ा सा मशीन चल रहा है ना, मान लेते हैं बड़ा सा रोलर है, तो ये खुला नहीं होना चाहिए, इसमें ऐसा कोई छेका होना चाहिए, छेका मतलब कहते हैं बाड़ होना चाहिए, या कुछ अंतराल होना चाहिए, किसी को टीन टप्पर जो लगाना है लगाओ, दीवार खड़ा करो, ताकि बच्चे जो है इसके चपेट में ना आए। इसी को बोल रहे हैं कि मशीनरी पर बाड़ लगाना। ठीक है। मशीनरी के गतिमान होने पर उसके निकट जाने से बच्चों को रोकना, ऐसा भी नियम लिख के देगी कौन, समुचित सरकार। ठीक है। खतरनाक मशीनों पर बालकों का नियोजन का रोक, ये रोक होना चाहिए, है ना। खतरनाक मशीन पर बालकों का नियोजन नहीं होना चाहिए, ये भी लिख के देगा, स्वास्थ्य संबंधी है तो। खतरनाक मशीनों पर बालकों के नियोजन के संबंध में जो भी सूचना है वो बनाएगा कौन, सरकार। आगे है, अब देखिए हमारा भाग 4 आ गया, और 14 हमने अभी जो देखा था ना प्रकरण, वो है। अब देखिए सस्तियां का मतलब होता है दंड। दंड आपको कब मिलता है, जब आपको गवर्नमेंट में जो करने को कहा है ना, जो सरकार ने आपको करने को कहा, यदि आपने वो नहीं किया तब आपको दंड मिलेगा। आप मतलब नियोक्ता, सॉरी, है ना, मैं हमेशा आप बोल देता हूँ, आप मतलब नियोक्ता, ठेकेदार, मालिक। ठीक है। धारा 3 के उपबंध का उल्लंघन करने पर, अब धारा 3 क्या है, तो धारा 3 जो है हमारा अनुसूची 1 को बताता है कि किसमें बालकों को क्या कहाँ कहाँ काम नहीं करना है, ये बताता है। अब धारा 3 में उल्लेखित किसी भी स्थान पर यदि किसी बच्चे को काम पे रख लिया गया है, तब नियोजित बच्चे को कोई काम में रखा गया तो उसके लिए नियोक्ता, नियोक्ता मतलब मालिक, सीधी सी बात है, मालिक, मालिक हो गया या ठेकेदार हो गया, उन पर कार्रवाई होगी, कम से कम 3 माह की सजा और अधिकतम 1 साल तक। धारा नंबर 3 में जो जब बताया गया है कि उनको बीड़ी बनाने से रोकना है, सीमेंट उद्योग में काम नहीं कराना देना है, और रेलवे के आसपास उनको काम नहीं कराना है, बड़े बड़े उद्योगों में काम नहीं करवाना है, बड़े बड़े जो मशीनरी है वहाँ काम नहीं करवाना है, उसके बावजूद उन सभी में यदि कोई नियोक्ता उस किसी बच्चे को काम में रखता है, तब क्या होगा, उसके लिए दंड है कि वो मिनिमम 3 माह और अधिकतम 1 वर्ष तक उसको काल कोठरी में समय बिताना होगा, किसको, नियोक्ता। या जुर्माना भी हो सकता है। ठीक है। 10,000 और अधिकतम 20,000, मतलब मिनिमम 10 और अधिकतम 20,000 तक की जुर्माना हो सकता है नियोक्ता को, या दोनों हो सकता है ना, या तो कुछ साल या कुछ महीने की सजा हो जाए, या 10-20,000 को दंड दिया जाए, तो दोनों हो सकता है, ये दंडनीय अपराध है। ठीक है। नेक्स्ट है, अगर यही काम दोबारा किया तो, जैसे ए एक व्यक्ति है ना, ये दंड भोग कर आ गया, हो सकता है किसी किसी बालक को रख लिया होगा काम में बकलोल, और तो उसको क्या हुआ, शासन ने इनको दंड दे दिया। ठीक है। उसके बाद ये छूटने के बाद फिर से वही काम कर रहा है ना, यहाँ लिखा है ना दोबारा करने पर कारावास, तो दोबारा करने पर इसको 6 माह और अधिकतम 2 साल का कारावास होगा। यदि वो काम को रिपीट करता है, गलती को रिपीट करता है, तो अधिकतम 6 माह और सॉरी मिनिमम 6 माह और अधिकतम 2 साल की सजाएं उसको होगी। उसके बाद नेक्स्ट है धारा 9 के अपेक्षित सूचना देने में असर। अब धारा 9 हमने क्या कहा था
कि निरीक्षक को सूचना देना है कि आपके यहाँ कौन काम करता है, कैसा आपका कारखाना है, कहाँ अवस्थित है, सूचना दो। अगर वो सूचना नहीं देता है तब की स्थिति में भी उनको, तब की स्थिति में, ठीक है देखते जाइए, पहला ये तब की स्थिति में। दूसरा है यदि धारा 11 के अनुसार रजिस्टर बना के नहीं रखता, कितने बच्चे आए, क्या क्या काम किए, ये नहीं रखा, ठीक है। तीसरा, धारा 12 के अपेक्षा अनुसार अपनी कारखाने में बोर्ड नहीं लगाता है, तब की स्थिति में, है ना। उसके बाद है इस अधिनियम के उपबंध या फिर इस अधिनियम में जो भी कहा गया है उसका उल्लंघन करने पर उनको क्या होगा, सादा एक कारावास होगा, क्या होगा, 1 माह तक की सजा होगी और 10,000 जुर्माना होगा, या अधिकतम 2। देखिए ये जो ऊपर जो हमने लिखा है ना, ये जुर्माना अलग है, ये क्या होगा, धारा 3 और ये धारा 3 के अंतर्गत होगा ना, कि जहाँ बच्चों को काम करने के लिए बोला नहीं गया, आपने वहां रख लिया, तब आपको बड़ा बड़ा सजा होगा ना, 10,000 से 20,000, 1 महीना से 1 साल तक सजा हो सकती है। ये छोटा छोटा गलती है, जैसे आपने निरीक्षक को सूचना नहीं दिया, रजिस्टर बना के नहीं रखा, है ना, अपने जहाँ भी फॉर्म है वहाँ पे एक डिस्प्ले बोर्ड नहीं लगाया, ठीक है, या अपने अधिनियम का पालन नहीं किया, तब की स्थिति में 1 माह हो सकता है और 10,000 जुर्माना होगा, ये दोनों हो सकता है, ये दोनों दंडनीय है। तो यह है सस्तियाँ। आगे चलते हैं कि ये हो गया हमारा अपराध से संबंधित प्रक्रिया। धारा 16 क्या कहता है, अपराधों से संबंधित प्रक्रिया। कोई व्यक्ति, ठीक है, कोई व्यक्ति, पुलिस अधिकारी या निरीक्षक इस अधिनियम के अधीन किसी अपराध के लिए परिवाद सक्षम अधिकारी वाले किसी न्यायालय में कर सकता है। कहने का मतलब है कोई व्यक्ति हो या पुलिस हो या निरीक्षक हो, यदि उनको लगता है कहीं गलत हो रहा है तो वो सीधे न्यायालय में जाके अपील कर सकता है, ठीक है, ये इनका मतलब है। और वो कहाँ करेगा, तो महानगर मजिस्ट्रेट या प्रथम वर्ग की मजिस्ट्रेट के न्यायालय में। इससे अवर मतलब होता है नीचे, है ना, अवर मतलब होता है नीचे, तो महानगर मजिस्ट्रेट या प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट, इसके पास ही वो जाके या फिर इससे ऊपर, ठीक है, इसके पास या फिर इससे ऊपर जाके वो केस दायर कर सकता है, अपना अपील दायर कर सकता है। लेकिन इससे नीचे वाले न्यायालयों में वो वहाँ पे ये सब अपराध को विचारणीय नहीं किया जाएगा। जैसे नीचे न्यायालय होगा वहाँ पे इस सब बात को नहीं सुना जाएगा, उसके लिए महानगर मजिस्ट्रेट होना चाहिए प्रथम वर्ग या उससे ऊपर, तभी वो लोग बात सुनेंगे। और कौन कौन कर सकता है, तो कोई पुलिस कर सकता है, व्यक्ति कर सकता है, या कोई निरीक्षक कर सकता है, ठीक है, ऐसा है। यदि अधिनियम के अंतर्गत किसी को अपराध दिख रहा है तब की स्थिति। धारा 17 क्या करता है, निरीक्षक की नियुक्ति। तो निरीक्षक हो गया, जैसे अभी होना ना, श्रम निरीक्षक की नियुक्ति कौन कर रहा है, तो राज्य सरकार करेगी। कौन सरकार करेगी, राज्य सरकार कर सकती है और केंद्र सरकार कर सकती है, क्योंकि समुचित सरकार लिखा है। उसी प्रकार अभी जो वैकेंसी निकला है श्रम निरीक्षक की भर्ती, वो राज्य सरकार कर रहा है, वो भी समुचित सरकार है, ठीक है। और जो निरीक्षक होगा, अभी जो आप भरोगे, जब आप बनोगे पास करके, है ना, इस वीडियो को देख के आप जो फायदा उठा के जो आप एग्जाम पास करोगे, भारतीय दंड संहिता के अनुसार आप लोक सेवक समझे जाओ। भारतीय दंड संहिता 1860 के 45 के कोई के है ना, 1860 के 45 धारा के अंतर्गत आप लोक सेवक समझे जाओ, ठीक है। धारा 18 क्या कहता है कि नियम बनाने की शक्ति, नियम मतलब अभी जितना भी हम पढ़े हैं धारा, उसमें चेंज करना है या फिर नया नियम है, एक नया नियम लगाना है, तो वो कौन करेगा, वो समुचित सरकार, ठीक है। नियम कौन बनाएगा, समुचित सरकार बनाएगा। और संशोधन कौन करेगा अनुसूची में, तो केंद्र सरकार करेगी, ठीक है। और कुछ नियम बनाना है तो वो राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों बना सकती है। तो आज हमने क्या देखा, हमने अधिनियम धारा 18 तक हमने आज देख लिया है। इसके बाद का जो धारा है ना, हो सकता है एक वीडियो हमारा और आएगा, एक वीडियो के बाद वो हमारा वीडियो लास्ट हो जाएगा, तो हम एक वीडियो और लाएंगे। इसके बाद हम यहाँ से कोई भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में कभी भी नहीं छूटेंगे, ठीक है। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आ रहा होगा। पसंद आए तो जरूर चैनल को लाइक, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन हिट कर लीजिए, ताकि वीडियो जैसी अपलोड हो तो आपको पता चल जाए कि वीडियो आ चुका है। बाय बाय, धन्यवाद।